Assalamualaikum. I am Mohammad Aram Hussain. Welcome back to our channel अल्फ़ा फिज़िक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। आज का जो बच्चों हमारे पास टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो हमारे पास है आज के पेपर में जो पीएमसी का एनएमडी कैट का जो पेपर हुआ है उसमें जो फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ आए हैं उनको हमने बच्चों डिटेल से डिस्कस करना है इस लेक्चर में। बच्चों अल्लाह ताला का नाम लेके अपनी आज की डिस्कशन को नई उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन में से आया हुआ है फर्स्ट ईयर के, और एनएमडी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था, चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन का हॉट फेवरेट टॉपिक जो कि हमारे पास क्या है, मास स्प्रिंग सिस्टम या सिंपल पेंडुलम। बच्चों ये एमसीक्यूज़ हमारे पास एक कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ है और ट्रिकी एमसीक्यूज़ है बच्चों। इसकी स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें कहता है अ वेट इज सस्पेंडेड फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग। कहता मैंने एक वेट लिया है उसको सस्पेंड कर दिया, लटका दिया फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग। ठीक है बच्चों, कहता मेरे पास एक आइडियल स्प्रिंग था उसके साथ मैंने क्या किया, कोई भी वेट मैंने क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया बच्चों। अब सस्पेंड हमें क्या बता रहा है बच्चों, मैंने उसको वर्टिकली सस्पेंड किया है, लेकिन इधर मैंने आपको हॉरिजॉन्टल के केस में समझाया बच्चों। अब कहता है विच ऑसिलेट्स विद टाइम पीरियड टी। कहता है जिसका टाइम पीरियड क्या है, टी है बच्चों। अब बच्चों ये हमें उसने गिवन दिया हुआ था डाटा। अब हम देख लेते हैं उसने हमें कंडीशन क्या प्रोवाइड की है। कहता है इफ एम्पलीट्यूड, कहता अगर उसका एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन हम डबल कर दें, कहता है अगर मैं उसका एम्पलीट्यूड डबल कर दूं तो अब हमने फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, देन इट्स न्यू टाइम पीरियड विल बी। कहता आपने मुझे इसका नया टाइम पीरियड बताना है। तो सबसे पहले बच्चों मैंने क्या किया है, इसके 3 मैंने क्या बना लिया बच्चों, फिगर बना लिया। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको बताना है ये एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों। ये ही हमारे पास इधर की पॉइंट है बच्चों। आपको पता है कि मेरे पास ये स्प्रिंग के साथ मैंने उसके क्या किया हुआ है, मास अटैच किया हुआ है बच्चों। आपको पता है ये हमारे पास मीन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है जहाँ पे मास हमारे पास, मास स्प्रिंग सिस्टम हमारे पास रेस्ट में होता है बच्चों। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास इस मास पे एक्सटर्नल एंड बैलेंस फोर्स अप्लाइड करता हूँ और इस मास को खींच के मैं इधर ले आता हूँ बच्चों। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास अप्लाइड फोर्स है बच्चों इस डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है जब मैं इस मास को बच्चे फोर्स अप्लाई करके इधर ले आया हूँ, इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो इस मास स्प्रिंग सिस्टम को कहाँ लेके जाएगी, मीन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन की जानिब, यानी इधर दोबारा वापस ले आएगी बच्चों। अब आपको पता है ये मीन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से लेके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू स्टीम पोजीशन, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। यानी ये हमारे पास क्या हुआ बच्चों, एम्पलीट्यूड, जिसको हम x0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों ये दोबारा क्या, जब अपनी मीन पोजीशन पे दोबारा वापस आएगी बच्चों, अब बच्चों ये वापस आएगी तो अपने इनर्शिया की वजह से दोबारा हमारे पास अदर स्टीम पोजीशन पे आएगी, जिसको मैंने ए से डिनोट किया है और इसको मैंने बी से डिनोट किया बच्चों। अब बच्चों हमें पता है कि हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम में या वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम या आपने हॉरिजॉन्टल वैसे मास स्प्रिंग सिस्टम पढ़ा हुआ बच्चों, उसमें जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो 2 पाई स्क्वायर रूट m ओवर k होता है। ये 2 पाई हमें पता है एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड डबल करने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। अब ये क्या है, इधर मास ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, और के क्या है, नेचर ऑफ स्प्रिंग, यानी जो टाइम पीरियड है उसके डिपेंडेंट फैक्टर क्या है मेरे पास, मास ऑफ द बॉडी एंड नेचर ऑफ द स्प्रिंग। अब आप अच्छी तरह देख सकते हैं यहाँ कहीं आपको एम्पलीट्यूड नज़र नहीं आ रहा है इस फॉर्मूला या इस एक्सप्रेशन में बच्चों।
इसका मतलब कि हमारे पास मास स्प्रिंग सिस्टम में, हमारे पास वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम में हमारे पास उसका टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता। यही मैंने लिखा है, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है, डज नॉट डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड। इसका मतलब मैं एम्पलीट्यूड को चाहे डबल करूं, चाहे ट्रिपल करूं, चाहे 4 टाइम कर दूं, चाहे 1000 टाइम कर दूं बच्चों, मेरे पास मुझे पता है टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसी तरह हमने पढ़ा सिंपल पेंडुलम, उसमें भी आपको पता है करके अगर मैं मास ऑफ द बॉब को क्या कर दूं, डबल कर दूं, ट्रिपल कर दूं, टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब बच्चों एक हमारे पास एमसीक्यूज है, कंसेप्चुअल एमसीक्यूज है। बच्चों आपने पढ़ा हुआ है कि एक्सेलरेशन जो होता है मास स्प्रिंग सिस्टम का, इस मास का जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन इधर नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट मेरे पास इस जानिब है, ठीक है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास कोई भी, लेकिन एक्सेलरेशन ऑलवेज कहाँ एक्ट करता है, टुवर्ड द मीन स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसलिए मेरे पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट क्या हमारे पास आपस में बच्चों एंटी पैरेलल है, यानी इनके दरमियान एंगल क्या होगा 180 डिग्री। इसी तरह आपको पता है कि हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान क्या एंगल होता है 180 डिग्री, लेकिन ये दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन में से आया बच्चों। हमारे पास एनएमडी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों, बेसिक कंसेप्ट में से उसने पूछा, सिर्फ एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में से पूछा बच्चों उसने। तो हमारे पास अल्लाह ताला का नाम लेके माइंड को कूल डाउन करके इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास ट्रिकी एमसीक्यूज है बच्चों, इसमें एक ट्रिक यूज़ हुआ है बच्चों, एक कंसेप्ट आपने अगर उसको पिकअप कर लिया तो आप इस एमसीक्यू को सॉल्व आउट कर लेंगे बच्चों। एमसीक्यूज की बच्चों हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल विद, कहता है एक बॉडी ट्रेवल कर रही है किस वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ बच्चों। यही हमारे पास इधर की पॉइंट है, इसी हमने पॉइंट पे फोकस करना बच्चों, अपनी सारी एफर्ट इसी पॉइंट पे हमने इनपुट करनी है। कहता है ये हमें इसने गिवन दिया था कांस्टेंट वेलोसिटी, देन वर्क डन विल बी, हमने फाइंड आउट क्या करना बच्चों, वर्क डन। तो मैं आपको कह रहा वर्क डन कितना आएगा बच्चों, मेरे पास 0 जूल, यानी बॉडी यानी कार वर्क कितना कर रही है 0 जूल। कैसे सर, ये अब बच्चों हमारे पास एक कार है जिसका मास बच्चों हमारे पास m है और ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है d बच्चों, और इसकी बच्चों इनिशियल वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी भी क्या होगी 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि उसने हमें सवाल में मेंशन किया है कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब कि हमारे पास बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही, जो इनिशियल वेलोसिटी थी वही फाइनल वेलोसिटी है, यानी बॉडी अपनी वेलोसिटी इंक्रीज नहीं कर रही, यानी वो सेकंड गियर पे सिर्फ मूव कर रही है। यानी वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट, यानी जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है। जो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बच्चों। अब दोनों मेरे पास फाइनल वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी भी 2 मीटर पर सेकंड है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या आ गया बच्चों 0 मीटर पर सेकंड। अब बच्चों हमें अच्छी तरह पता है कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब बच्चों हमें पता है कि हमारे पास डेल वी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। जब हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी बच्चों 0 मीटर पर सेकंड है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या आ जाएगा 0/Δt, यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आ गया 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी बॉडी कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही। अब बच्चों हमें अच्छी तरह पता है जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बच्चों। अब बच्चों हमें पता फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है बच्चों। मेरे पास बच्चों न्यूटन सेकंड लॉ हमें क्या कहता है F = ma, तो मैंने इधर पुट कर दिया ma इनटू डिस्प्लेसमेंट बच्चों।
ठीक है बच्चों, मुझे पता है बॉडी का मास तो ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है बच्चों, अब आपको पता है कि वेलोसिटी तो उसके पास है, तो डिस्प्लेसमेंट भी होगा बच्चों। अलबत्ता वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़ीरो नहीं हो सकता बच्चों। अब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा क्योंकि हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी क्या है बच्चों, ज़ीरो, लेकिन वेलोसिटी तो मेरे पास जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकती। चेंज इन वेलोसिटी ज़ीरो है लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो नहीं है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जब मैं एक ही जगह ज़ीरो पुट करूँगा या रिप्लेस करूँगा, ज़ीरो जब मास और डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास वर्क डन कितना आ जाएगा, ज़ीरो। जाओ अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से है और एनएमटी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारे पास, बेसिक कंसेप्ट में से उसने पूछा बच्चों, ये ट्रिकी एमसीक्यूज़ है ये, और उसका टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स में से पूछा उसने बच्चों। कूल डाउन होकर अल्लाह ताला का नाम लेके इस एमसीक्यूज़ को हम सॉल्व आउट करते हैं और इस एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। कहता है आ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 4 मीटर। यहाँ तक पढ़ के हमें क्या पता चल रहा है कि हमारे पास एक लूप है जो शेप जिसकी कैसी है, हमारे पास स्क्वायर शेप है। कहता है मेरे पास लूप है, उसकी शेप कैसी है, स्क्वायर जैसा है वो, और उसकी साइड की जो मुझे लेंथ दी है बच्चों वो मेरे पास 4 मीटर दी हुई है। अब बच्चों हम जल्दी से क्विकली हम इसका स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं बच्चों। हमें पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, यानी 4 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई करना था, यानी उसकी लेंथ भी 4 है, विड्थ भी 4 है स्क्वायर लूप की, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाना था, उसका एरिया क्या आ जाना था, 16 मीटर स्क्वायर। अब बच्चों आगे मूव ऑन करते हैं। कहता है इसको मैंने कहाँ प्लेस किया हुआ है, स्क्वायर लूप को इन मैग्नेटिक फील्ड, और उसने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है बच्चों, हमें कितनी वैल्यू दी है बच्चों, वो हमें दिया 10 टेस्ला बच्चों। यानी इधर से हमें पता चलता है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, टेस्ला बच्चों। तो मैंने लिख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें उसने कितनी दी है, 10 टेस्ला। अब बच्चों आगे हमारे पास एक की पॉइंट है, हमने इधर ही अपना फोकस करना है इस की पॉइंट पे। अब कहता है वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया एक ऐसा एरिया होता है जिसका मैग्नीट्यूड को सरफेस एरिया के इक्वल होता है, लेकिन जिसकी डायरेक्शन सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होती है बच्चों, परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, कहता जो वेक्टर एरिया ऑफ द लूप इज मेकिंग एन एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। कहता वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री। तो मैंने लिख लिया कि हमारे पास वेक्टर एरिया, हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों ये की पॉइंट आपने याद रखना है कि मैग्नेटिक 3 ही नाम है एक चीज़ के, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक इंडक्शन। ये तीनों चीज़ें किसको रिप्रेजेंट करती हैं बच्चों, इस बी को रिप्रेजेंट करती हैं। अब बच्चों आपने याद रखना है कि थीटा हमारे पास एंगल होता है किसके दरमियान बच्चों, हमारे पास एंगल होता है वेक्टर एरिया के दरमियान और मैग्नेटिक इंडक्शन के दरमियान, और वो हमें उसने कितना दिया हुआ है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें उसने गिवन डाटा दिया था बच्चों। अब हमने फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, देन व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है बच्चों। आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग पर यूनिट एरिया। ठीक हो गया बच्चों, वो हमने फाइंड आउट करना है। ये बच्चों की पॉइंट था, थीटा एंगल होता है बिटवीन वेक्टर एरिया। देख लें क्या हमें उसने वेक्टर एरिया के दरमियान ये एंगल दिया हुआ है, बिल्कुल थीटा एंगल होता है बिटवीन वेक्टर एरिया एंड मैग्नेटिक इंडक्शन बच्चों। अब बच्चों ये मैंने इधर इस न्यूमेरिकल बेस एमसीक्यू उसकी डायग्राम भी प्लॉट किया बच्चों। ये बच्चों मेरे पास एक स्क्वायर लूप है जिसकी साइड क्या मेरे पास बच्चों 4 मीटर, विड्थ भी इसकी 4 मीटर है बच्चों। ये मेरे पास इसका सरफेस एरिया है, इसका वेक्टर एरिया क्या होगा, इससे परपेंडिकुलर सरफेस एरिया के
ये मेरे पास वेक्टर एरिया और ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है बच्चों। अब आप देख सकते हैं हमारे पास वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल क्या है, 60 डिग्री बच्चों। अगर उसने सवाल में हमें इधर ही हमारे पास वो सवाल को टेम्पर कर सकता है सिर्फ बच्चों। क्या टेम्पर कर सकता था बच्चों, इन फ्यूचर वो आपके साथ ऐसा कुछ कर सकता है। वो कह देता मेरे पास थीटा एंगल मैंने आपको दिया बिटवीन सरफेस एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब वो बोलेगा ना आपको मैंने सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान आपको एंगल दिया, आपने फौरन बच्चों एक मेरा की पॉइंट याद रखना है, ये मेरे पास सरफेस एरिया और ये मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है बच्चों, अल्फा। अब आपको पता है कि हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला क्या बच्चों, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। जबकि हम मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल क्या लिखते हैं, थीटा। यानी उसने तो हमें एंगल दिया है सरफेस एरिया का, तो बच्चों आपने क्या करना है, अल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अब इधर हमारे पास थीटा क्या था, 60 डिग्री, तो 90 में से हमने 60 माइनस करना था, तो मेरे पास अल्फा क्या आ जाना था, 30 डिग्री। अगर बच्चों उसने आपको सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल दिया होगा, तब आपने सिर्फ ये की पॉइंट अप्लाई करना है कि गिवन एंगल में से 90 डिग्री में से आपने गिवन एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देना है बच्चों। लेकिन इधर उसने हमें एंगल करेक्ट दिया हुआ है। तो अगर हम पता आपको डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉज ऑफ थीटा बच्चों, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी ए कोस थीटा, और मुझे पता है कि हमारे पास थीटा क्या है, 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री क्या होता है, 1/2। मैंने सारी वैल्यू इधर पुट की हैं, 10 इंटू 16 इंटू 1/2, 2 1 द 2, 2 4 द 16, तो 10 इंटू 4 40, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स मेरे पास कितना आ गया, 40 वेबर पर मीटर स्क्वायर। लेकिन बच्चों अगर उसने मेरे पास एंगल दिया होता बिटवीन सरफेस एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो मेरे पास 90 माइनस थीटा, अल्फा क्या आना था बच्चों मेरे पास 90 माइनस थीटा, थीटा मेरे पास क्या 60 डिग्री, अल्फा मेरे पास आना था 30 डिग्री। और आपको पता है कोस मेरे पास 30 डिग्री क्या होता है बच्चों, स्क्वायर रूट 3/2। तब मेरे पास आंसर इसका चेंज हो जाना था बच्चों। ये की पॉइंट है, आपने इसको मेमोराइज कर लेना बच्चों। अब बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास चैप्टर नंबर 14 सेकंड ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में से है, और हमारे पास एनएमडी कैट के एग्जामिनर का बच्चों हमारे पास टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था, बेसिक कंसेप्ट में से उसने एमसीक्यूज भी पिकअप किया बच्चों। अल्लाह ताला का नाम लेके कूल डाउन होके इस ट्रिकी एमसीक्यूज को हम अटेम्प्ट करते हैं बच्चों। एमसीक्यूज के हमारे पास स्टेटमेंट को हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं बच्चों। एमसीक्यूज की स्टेटमेंट क्या बच्चों, हमारे पास अ मूविंग चार्ज इज सराउंडेड बाय हाउ मैनी फील्ड। कहता है एक मेरे पास मूविंग चार्ज है, वो कितनी फील्ड, मैक्सिमम कितनी फील्ड से वो सराउंडेड हो सकता है। सबसे पहले पता है आपको 3 तरह की हमारे पास फील्ड होती है मैक्सिमम। आपको पता है ग्रेविटेशनल फील्ड होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों। इसी तरह आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, मैग्नेटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है बच्चों। अब मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा, ये मेरे पास जो तीनों फील्ड है ना बच्चों, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास किस तरह की फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड्स। कैसी फील्ड बच्चों, कंजर्वेटिव फील्ड। अब आप कहेंगे सर ये हमारे पास कंजर्वेटिव फील्ड होती क्या है, इनकी बच्चों मेरे पास 2 डेफिनेशन है बच्चों। कंजर्वेटिव फील्ड हमारे पास ऐसी फील्ड होती है जिसमें वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ इज़ ऑलवेज ज़ीरो। यानी एक क्लोज पाथ में ऐसा पाथ जिसकी इनिशियल और फाइनल वैल्यू सेम हो, उसमें किया हुआ वर्क डन हमेशा ज़ीरो होता है। यानी ग्रेविटेशनल फील्ड अगर तो ये क्लोज पाथ बना रही है, तो इसमें किया हुआ वर्क डन क्या होगा बच्चों, ज़ीरो। और इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बच्चों मेरे पास, वर्क डन अलोंग ए क्लोज पाथ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड।
आपको पता है कि बच्चों हमारे पास काम को करने के 2 ही तरीके होते हैं या 3 तरीके। एक हमारे पास होता है शॉर्टकट लॉन्ग मेथड और एक हमारे पास होता है कि मीडियम। इसी तरह आपको पता है कि हमारे पास डिस्टेंस कवर करने के लिए भी हमारे पास 3 तरीके होते हैं। ये स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, वर्क डन इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं करता कि आप कौन सा पाथ फॉलो करते हैं। आप आइदर शॉर्ट पाथ फॉलो करते हैं, लॉन्गर पाथ फॉलो करते हैं या कोई मीडियम पाथ फॉलो करते हैं बच्चों, उस पर डिपेंड नहीं करता वर्क डन। अब बच्चों हम अपने एमसीक्यूज़ के की पॉइंट्स को देख लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है और एक चार्ज के पास हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किस टाइम होती है बच्चों ये की पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज प्रेजेंट अराउंड ए चार्ज वेदर द चार्ज इज स्टेशनरी और मूविंग। कहता है मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के गिर्द हर टाइम मौजूद होती है, वेदर चार्ज एट रेस्ट या स्टेशनरी है वो, वेदर द चार्ज इज मूविंग। तो मैंने ये देखें, आपको पता है कि हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को प्रोड्यूस करता है बच्चों, जबकि मुझे पता है नेगेटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को एंड करता है या टर्मिनेट करता है बच्चों। लेकिन बच्चों मुझे पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसी टाइम प्रेजेंट होती है जब मेरे पास चार्ज क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है अराउंड ए मूविंग चार्ज। बच्चों एक और फैक्ट आपने याद रखना है कि हमारे पास वीक मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो प्रेजेंट अराउंड अ मूविंग चार्ज। इतनी वीक होती है कितनी, 10⁻⁻39 अप्रॉक्सीमेटली, तो हम इसको ज़ीरो कह सकते हैं, लेकिन बच्चों ये हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो नहीं हो सकती। यानी हमारे पास इन जनरल एक मूविंग चार्ज के अराउंड 3 ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ ये हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत वीक होती है, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो कह सकते हैं, लेकिन इक्वल टू ज़ीरो नहीं बोल सकते। इसके बाद बच्चों मेरे पास एक और की पॉइंट है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस में मैंने क्या प्लॉट किया है, डिस्प्लेसमेंट, और वाई एक्सिस में मैंने फोर्स को प्लॉट किया बच्चों। अब बच्चों ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक रेक्टेंगल बन रही है। अगर मैं कहूँ एरिया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, आप देख रहे हैं एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का हम एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ क्या मेरे पास फोर्स, विड्थ क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। 2 की पॉइंट आपने याद रखने हैं, एरिया बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट की वर्क डन, जबकि हमारे पास दूसरा की पॉइंट क्या है, एरिया बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी। अब बच्चों आपके पास हमारे पास आपकी पंजाब टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 78 है, उसमें एक और की पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँ बच्चों कि मेरे पास अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस दरवाज़े पे, लेकिन आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो, तो वर्क डन मैंने कितना किया बच्चों, ज़ीरो। अब बच्चों मेरे पास एक बाल्टी है, उसको मैंने पकड़ के मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ बच्चों, फोर्स मेरी बाल्टी मेरे हाथ में है बच्चों कुछ ऐसे, तो फोर्स कहाँ लगेगी, अपवर्ड। फोर्स कहाँ लगेगी बच्चों, अपवर्ड ऐसे लगेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैं कहाँ कवर करूँगा बच्चों, आगे की तरफ। यानी कि मेरे पास फोर्स तो अपवर्ड है लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, आगे की जानिब। तो दोनों में एंगल क्या बन रहा है बच्चों, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों मेरे पास, ज़ीरो। बच्चों फॉर योर इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, आपको एग्जाम्पल दी हुई है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। हमारे पास 3 एग्जाम्पल हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स और इलास्टिक स्प्रिंग फोर्स। ये आपने 4 चीज़ें बच्चों याद रखनी है। तो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक स्प्रिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं।
जबकि हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स है, एयर रेजिस्टेंस है, टेंशन इन स्ट्रिंग है, नॉर्मल फोर्स है, प्रोपल्सन फोर्स ऑफ ए रॉकेट है और प्रोपल्सन फोर्स ऑफ ए मोटर है बच्चों।